हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 6 अपने सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि ये सब्जेक्ट आपका दो पार्ट में है। आप टाइटल में ही पता चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैकेनिक्स वाला जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैकेनिक्स का जो सिलेबस था प्रेस्क्राइब्ड वो पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 1 पूरा मैकेनिक्स से ही बिलोंग कर रही थी, है ना। यूनिट नंबर 2 में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड वाला पोर्शन किया, दैट बिलोंग्स टू द मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये सब पढ़ते थे, लेकिन ये सब्जेक्ट क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कंबाइन कर दिया है तो मैकेनिक्स वाला पोर्शन खत्म हो गया है, ओवर हो गया है। एक एक क्वेश्चन मैंने यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग पूरा सिलेबस कवर करा दिया है, ठीक है। तो देखा जाए आज हम शुरुआत करने वाले हैं नए सब्जेक्ट की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि यूनिट नंबर 2 का सेकंड पोर्शन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये सब्जेक्ट एक्चुअल में आपका बेस बनाता है अगर आप डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो, आगे मशीन डिजाइन आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं या मशीन डिजाइन के या मशीन के कंपोनेंट अगर आपको डिजाइन करना है, उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा, बहुत ज्यादा सहायता करेगा आपको ये सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं ये इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या देखने वाले, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक आइडिया आप लोग को है। आप लोग क्या पढ़ते हो ऑलरेडी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हो, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ते हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें जल्दी से रिवाइज करेंगे, है ना। जल्दी से आपने जो बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ये सारी बातें जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद अपने मेन मुद्दे पे आ जाएंगे जहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक है। तो आज के टारगेट है इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। से हम क्या समझते हैं पहले ये डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होती है, रिकॉल कर लेंगे, पता तो है ही आप लोगों को, है ना। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या होती है, कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, यंग मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपाउंड स्ट्रेस, देखो चैप्टर की शुरुआत हमारी यहाँ से होगी, कंपाउंड स्ट्रेस, सीधा कंपाउंड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। मतलब आपके जब सिलेबस आप ओपन करके देखोगे तो वो आपका सिलेबस का नाम ही है कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो चैप्टर का नाम है वो कंपाउंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन ही है। तो इसके अंदर कंपाउंड स्ट्रेसेस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइन सेक्शन, राइट। तो पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रेस से। अच्छा, पहले हम शुरुआत करेंगे, ये स्लाइड में आपको पहले भी दिखा चुका हूं, ठीक है। आपको पता है कि मैकेनिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला होता है मैकेनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसमें आप फोर्स लगा रहे हो तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, सपोज आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। 0.01 mm का 0.1 mm का भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऐसी बॉडीज कहलाती है आपकी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में मतलब इस मैकेनिक्स को अगर बाइफरकेट करते हैं तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आ जाता है। स्टैटिक्स में अगर बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टैटिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स क्या कहलाता है, डायनेमिक्स में जब हम मोशन को कंसीडर करते हैं, v इज टू यू प्लस एटी लगाते हैं, है ना, s इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं। तो ये जो इक्वेशन लगाते हैं डायनेमिक्स में लगाते हैं। डायनेमिक्स के भी दो पोर्शन होते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में तीनों इक्वेशन की मोशन लगाते हैं और काइनेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। तो उन तीनों इक्वेशन के अलावा F इज टू ma और लगा दिया जाता है इसमें, है ना। तो ये सब हमें पढ़ना नहीं है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और ये बातें बस मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दी। रिजिड बॉडी में स्टैटिक्स हमने पढ़ी थी, उसमें लामीज थ्योरम पढ़ी थी, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था ना, बहुत सारी चीजें हमने यूनिट नंबर 1 में जब फोर्स का क्लासिफिकेशन किया था, फोर्स के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब मैकेनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी में ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड ये आप लोग मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे, पिछले सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे, फ्लूइड मशीनरी भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड की भी
हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को क्या बोल देते हैं, सोम, है ना, सोम, या फिर इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एमओएस के नाम से भी जाना जाता है। एमओएस स्टैंड फॉर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, या किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसे एमओएम भी बोल दिया जाता है। एमओएम मतलब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। होता क्या है भाई, मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी, देखो नाम से पता चल रहा है, रिजिड बॉडी और डीफॉर्मेबल बॉडी का मतलब हो गया कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं और उसमें डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, उसमें भले ही छोटा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसमें अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज उसकी स्टडी जो हम करेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्यों हम स्ट्रेन की बात करते हैं ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन पिक्चर में कब आता है, जब बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। अभी तक यूनिट नंबर 1 में आपने कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि हम रिजिड बॉडी मान के चल रहे थे। रिजिड बॉडी में क्या होता है कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, और जहां पर डिफॉर्मेशन मानते हैं, जो कि एक्चुअल में होता भी है, भी हर बॉडी में अगर किसी भी बॉडी में फोर्स लगाया जाता है तो डिफॉर्मेशन तो होता ही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल देते हैं शॉर्टकट में, और वी कैन से दिस इज मॉस, और वी कैन से दिस इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये सब एक ही नाम है, ये सब एक ही सब्जेक्ट के नाम है, एंड दिस सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, तो क्या समझते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो नो, ये मैंने बता दिया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, एमओएम एमओएस, इसके नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, वेरियस लोड के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अब बहुत सारे तरीके के अगर लोड लगा रहे हो तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये हम जानना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट में। इट्स क्रूशियल फॉर द डिजाइनिंग। क्यों जानना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया डिजाइनिंग में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्रूशियल फॉर द डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ब्रिजेस के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, राइट। ट्रसेस वगैरह अब सिलेबस में नहीं है आपके ट्रसेस, तो ट्रसेस वगैरह होता है। मशीन component to ensure the safety and to ensure it can withstand the forces they will experience। तो हमें इस तरीके का डिजाइन करना है भाई, चाहे वो मशीन का कोई मेंबर हो। मशीन का मेंबर क्या हो सकता है भाई, शाफ्ट हो सकता है, मशीन का मेंबर गियर हो सकता है, बेरिंग्स हो सकते हैं, राइट। आईसी इंजन में बहुत सारे कंपोनेंट है, आईसी इंजन भी एक टाइप की मशीन ही है। लेथ मशीन शायद आपने चला रखी हो, फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने लेथ मशीन चला रखी होगी, उसमें भी कई सारे कंपोनेंट हैं जिसमें अलग अलग तरीके के फोर्स लगते हैं। मिलिंग मशीन होती है, लेथ मशीन होती है, बहुत तरीके की मशीनें, है ना। या फिर मोटर है, मोटर आपका रोटेट कर रहा है तो मोटर की शाफ्ट है, उसका डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, या किसी भी एक्चुअल कंपोनेंट जो होता है उसमें बहुत तरह तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती है, तरह तरह के फोर्स लगे होते हैं, वो टूट ना जाए, फोर्स लगाने पे वो टूट ना जाए, हमें इस तरीके का डिजाइन, इतनी मजबूत शाफ्ट बनानी है, इतना मजबूत हमें मटेरियल सेलेक्ट करना है ना, उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन हमें इस तरीके से बनाना है। यही सारी बातें इस सब्जेक्ट का पर्पस है। सब्जेक्ट का मोटो यही है कि हम सेफ डिजाइन कर सके। दिस फील्ड इन्वॉल्व द एनालाइजिंग स्ट्रेसेस के बारे में आपको पता है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको ये बिल्कुल अननोन टर्म तो बिल्कुल नहीं है आपके लिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन, है ना, यूनिट नंबर, अगली यूनिट में यूनिट 4 आई थिंक, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम भी पढ़ेंगे हम। तो डिफ्लेक्शन भी निकालते हैं किसी बीम में, अगर 1 mm या 2 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से भी कंसीडरेशन किया जाता है डिजाइन में, टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर अंडर द लोड, राइट। अंडरस्टैंडिंग मटेरियल स्ट्रेंथ इज वाइटल फॉर द डिजाइनिंग सेफ, ये बात मैंने बता दी। जो भी ब्रिजेस है, बिल्डिंग है, उनका रिलायबल और सेफ डिजाइन हमें करना होता है। इंजीनियर मटेरियल की नॉलेज को यूज करता है, एप्रोप्रिएट मटेरियल सेलेक्ट करता है और उन्हें एप्लीकेशन में लगाता है, ये कंसीडर करते हुए कि उसमें अगर तरह तरह के फोर्स लगेंगे तो वो मटेरियल ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सब काम हमें करना होता है इस सब्जेक्ट में। स्ट्रेस के बारे में आपको पता ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब फोर्स अपॉन एरिया जैसे ही आप बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब आपको नंबर 0 मिलेंगे। तो स्ट्रेस कभी भी भाई मैथमेटिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन कभी भी डेफिनेशन में फोर्स अपॉन एरिया नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो अब अच्छा, इसे थोड़ा कहानी की तरह पहले समझते हैं। इसे कोई भी आपको ऑब्जेक्ट है, लेट अस से टेकिंग अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, आपको इस ऑब्जेक्ट को अगर आप खींच रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो,
इस पे क्या कर रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपको दिखाई तो दे नहीं रहा है, मे बी आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपने फोर्स लगा दिया, तो आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है इसमें 0.1 mm का डिफॉर्मेशन हो गया। अब मुझे ये मालूम है कि मटेरियल में एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है भाई इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी? कि अगर प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल वांट्स या मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आना चाहता है, ये कहलाती है इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द मटेरियल। तो क्योंकि भाई हम अगर मैं इसे खींच रहा हूं और इसके अंदर थोड़ा सा नन्ना सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो मटेरियल बिल्कुल भी नहीं चाहेगा भी उसके अंदर 0.1 का डिफॉर्मेशन हो या 0.2 का डिफॉर्मेशन हो, 0.2 mm का, तो वो एक रेजिस्टेंस फोर्स को डेवलप करेगा। समझ रहा हो ना मेरी बात? तो वो एक रेजिस्टेंस फोर्स को डेवलप करेगा, और उस रेजिस्टेंस फोर्स को पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जब लेते हैं तो कहलाता है स्ट्रेस। तो समझ गया, इसको कहानी की तरह समझो। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूं अपने हाथों से, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस पे ये फोर्स लग रहा है एफ, इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ, दिस एफ इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। इसकी कोशिश क्या है, इस फोर्स की कोशिश क्या है कि ये डिफॉर्म करना चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना चाह रहा है, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिफॉर्म, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स का मकसद ये है थोड़ा सा 1-2 mm का डिफॉर्मेशन करना उसमें, है ना, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने के लिए मटेरियल क्या करेगा, रेजिस्टेंस को डेवलप करेगा, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। देयर विल बी एन अपोजिंग फोर्स, देयर विल बी एन अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स बोल दो या रेजिस्टेंस फोर्स बोल दो, ठीक है, जनरेटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ ऐसा समझ लो जादू सा हो रहा है, मटेरियल क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। द रीस्टोरिंग फोर्स, उसी को बोल देते हैं, देखो अपोजिंग फोर्स बोल दो, रेजिस्टेंस फोर्स बोल दो या रीस्टोरिंग फोर्स बोल दो, ये सारी एक ही टर्म है, ये सब एक ही बात है। द रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड, क्योंकि इसका देखो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं, अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो भैया वो जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी 100 न्यूटन का ही लगेगा। द मेजर ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट एरिया, देखो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। द मेजर ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड, इसी रीस्टोरिंग फोर्स को अगर मैं उस शेप के क्रॉस सेक्शन से मैं डिवाइड कर दूं, मटेरियल के क्रॉस सेक्शन से, सपोज ये क्यूबॉइड है ना, ये आपका क्यूबॉइड है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया एक रेक्टेंगल। अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा है एफ, अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा है एफ, तो एफ अपॉन एरिया, उसी को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा स्ट्रेस मैथमेटिकली। और डेफिनेशन से मुझे क्या मिलेगा, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इस डायग्राम को समझ लेते हैं जल्दी से, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप 3D में मान के चलो, ये क्यूबॉइड टाइप का है जैसे मैंने अभी बनाया था। इट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स P, इस पे फोर्स P लग रहा है। किसी क्रॉस सेक्शन पे जब मैं एग्जामिन कर रहा हूं, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है फोर्स P की वजह से, किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं एग्जामिन कर रहा हूं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि रेजिस्टेंस R डेवलप हो रहा है, आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस R डेवलप हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड रेजिस्टेंस R डेवलप हो रहा है। दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो ऐसी फीलिंग आएगी ये रेजिस्टेंस R डेवलप हो रहा है। अब बाय द डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन की अगर बात करूं, ये जो रेजिस्टेंस R या रीस्टोरिंग फोर्स R जो डेवलप हो रहा है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया फ्रॉम द डेफिनेशन सिग्मा, अच्छा इसको हम सिग्मा से डिनोट कर लेंगे, है ना, ये आपको पता भी होगा, ये वर्ड क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। दिस सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन ए। इस
सिग्मा इज इक्वल टू आर अपॉन ए, वेयर आर इज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो बाय द डेफिनेशन स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट मैथमेटिकली भाई ऐसा तो मेरे पास कोई टूल है नहीं जो मैं इस रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकूं कि 100 न्यूटन लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है, 300 न्यूटन लग रहा है। तो भी लेकिन बाहर वाला फोर्स तो मेरे पास कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइसेस हैं, टूल है, मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। तो बाहर वाला फोर्स में पी को तो मेजर कर सकता हूं। तो मैथमेटिकली ये मान लिया जाता है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो पी के बराबर है। मैथमेटिकली इस रीस्टोरिंग फोर्स को, दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स P, यानी जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसके बराबर है। तो P इज द अप्लाइड फोर्स। तो मैथमेटिकली स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो कि आपने रट रखा होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ठीक है। नाउ स्ट्रेस को क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। आई होप ये सारी बातें आपको पता होंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। नॉर्मल स्ट्रेस, अगर क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल अगर फोर्स लग रहे हैं, देखो इस तरीके से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल अगर फोर्स लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल अगर फोर्स लग रहा है, उस केस में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है दैट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेसेस। अगर मैं शियर की बात करूं तो शियर के केस में अगर ऑब्जेक्ट के पैरेलल सरफेस के टेंजेंशियल, सरफेस के टेंजेंशियल, सपोज अगर इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, जैसे किताब है, कोई किताब है, किताब को अगर ऐसे आप स्लाइड करोगे तो आगे के पेजेस आगे निकल जाते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग अगर आ रही है तो ये फोर्स कैसा लग रहा है? फोर्स का नेचर है टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल है, पैरेलल है या अलोंग द सरफेस है। उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उसका नाम दे दिया हमने शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, है ना, अलोंग द लेंथ, अलोंग द, देखो इसकी लेंथ है ना, लेंथ के अलोंग अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में भी दो तरीके की हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। एक एक करके वन बाय वन देख लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर। ये मैंने बता दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर, यही वही वाली बात हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, कोई आपने ये क्यूबाइड लिया, ये थोड़ा बड़ा गंदा सा बन गया, ये इसके परपेंडिकुलर, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है तो दिस इज नोन एज, उस केस में जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी दैट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। द लेंथ ऑफ द वायर और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेस स्ट्रेस विल बी एट द नॉर्मल। तो जो भी लेंथ हो रही है वो उसकी नॉर्मल फोर्स के उसके आपके क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली चेंज हो रही है। नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को बल्क स्ट्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है, पहले एक एक करके समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अच्छा यहाँ पर मैं जितनी भी एग्जांपल लूंगा वो ये लूंगा मैं सिलेंडर के, आसान रहेगा। सिलेंडर का एग्जांपल लेंगे, सिलेंडर को मैंने खींचा या सिलेंडर को दबाया, या सिलेंडर को खींचूंगा मैं या सिलेंडर को दबाऊंगा। सपोज ये सिलेंडर है, ये पेन तो सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको या तो मैं खींच रहा हूं और या फिर मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ पर व्हेन द टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी लाइक सिलेंडर आर सब्जेक्टेड टू द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है P, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लग रहे हैं, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, द स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय द सिलेंडर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, along the length, सिलेंडर की लेंथ तो यही है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, along the length फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स का नेचर कैसा है? इस डायग्राम में क्या देख रहा हो आप? फोर्स का नेचर कैसा है? टेंसाइल है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि फोर्स का नेचर टेंसाइल है। तो आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रिजल्ट इन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, hence thereby it affects the slight changes in the diameter। अच्छा ये बात भी समझो आप, अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो डायमीटर में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये सारी बातें आपको पता है, बस जल्दी जल्दी रिकॉल ही कर रहा हूं, ये सब आपने अच्छे से पढ़ रखा है। किसी भी सिलेंडर को अगर आप खींचोगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, लेट अस से d इज द डायमीटर, लेट अस से d इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड l इज द लेंथ। तो L तो बढ़ जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी,
और डी की वैल्यू कम हो जाएगी, डी माइनस डेल्टा डी हो जाएगी, डी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब लेंथ में अगर इंक्रीमेंट होगा तो डायमीटर में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। अगर मैं टेंसाइल की बात करूं, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्स, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं, उस केस में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। अगर इक्वल एंड अपोजिट, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं, उस केस में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है दैट इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का एग्जांपल आप ये समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिप कर दो, से किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डिप कर दो, तो उसके अंदर सभी दिशाओं से, है ना, ऑल डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, इक्वल प्रेशर जब अप्लाई करेगा, यहाँ ऐसे समझो आप इसको, एक एग्जांपल से समझो। सपोज कोई ये बॉडी है ना, इस बॉडी को अगर आपने ऐसी जगह रख दिया जहां पर इसे सभी दिशाओं से, ऑल डायरेक्शन से इस पे इक्वल प्रेशर लग रहा है, तो ये प्रेशर इस तरीके से लग रहा है, प्रेशर इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। प्रेशर लगने की वजह से इसके अंदर कुछ वॉल्यूम में चेंज होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज होगा। तो वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, इस चीज का अपोज करेगा। अपोज करते समय ये स्ट्रेसेस डेवलप करेगा। ये क्या करेगा, एक स्ट्रेसेस डेवलप करेगा। उसी स्ट्रेसेस को बोल देंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस। देखो सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस बोलते हैं हम, और यानी बी सफिक्स में लगा दिया तो इट मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया ये, ठीक है। तो प्रेशर अगर पी लग रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा वी अगर जनरेट हो रहा है, तो मैथमेटिकली सिग्मा वी इज नथिंग बट दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उस प्रेशर के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन शेप में चेंजेस नहीं आते हैं। बस इतना ध्यान रखो आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में कभी भी शेप में चेंज नहीं आता, वॉल्यूम में चेंज आता है किसी भी जगह, है ना। XYZ अगर फोर्स की कंडीशन ऐसी बन रही है कि किसी उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट इन ऑल द डायरेक्शन रिजल्टिंग इन द चेंज इन वॉल्यूम, देन सच स्ट्रेसेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक। ये मैंने बता दिया। देखो और एग्जांपल हो सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक के, जैसे आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है, यानी सिलेंडर के अंदर की दीवारें, है ना, उसके अंदर यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से दीवारें अगर एक्सटेंड हो रही है, मैं कह रहा हूँ 0.1 mm या 0.2 mm का डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो भाई साहब सिलेंडर तो सिलेंडर ही रहेगा ना, सिलेंडर तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, आइडियली टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है ना। तो उस केस में जो स्ट्रेसेस जो सिलेंडर डेवलप कर रहा है उसको बोलेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस, ठीक है। इन शॉर्ट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेस, इन शॉर्ट देखो बहुत छोटे शब्दों में लिख दिया, कहीं भी भैया अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने वही एग्जांपल लिया है, देखो ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, ओरिजिनल, है ना, और इसके बाद ये वॉल्यूम में कंप्रेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से ये भी वही है डायग्राम, प्रेशर आप देख रहे हो, ये डॉटेड, ये चेंज इन वॉल्यूम दिखा रहा है, जो डॉटेड दिखा रहा है ये चेंज इन वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब तो दो नंबर में पूछा गया तो पूछा गया, तो जल्दी से अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। शियर स्ट्रेस भी आपको अच्छे से मालूम होता है। देखो शियर स्ट्रेस का ये 3D डायग्राम समझो आप, 3D डायग्राम समझो, अगर कोई क्यूब है, ये है ना, क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है P, और इस फोर्स P का नेचर कैसा है, दिस फोर्स P इज टेंजेंशियल। ये फोर्स का नेचर कैसा है, टेंजेंशियल, मतलब ये अलोंग द सरफेस लग रहा है, मैंने बताया ना, अगर अलोंग द सरफेस अगर फोर्स लग रहा है, अलोंग द सरफेस लग रहा है तो शियर फोर्स बोल देते हैं होते, या फिर टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, ये सारी बातें एक जैसी हैं, ठीक है। तो अलोंग द सरफेस अगर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स P की वजह से, इस फोर्स P की वजह से ये आगे की लेयर, जैसे आप देखो, आप इमेजिन करो, आप कोई किताब है, किताब के ऊपर अगर आप नीचे से फिक्स करोगे और किताब के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, तो आगे के पेजेस तो आगे हो जाएंगे, लेकिन पीछे के पेजेस बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो उस तरीके की जो फीलिंग आती है ना, उस तरीके की फीलिंग आती है, ये आपका, ये कहलाता है आपका शियर स्ट्रेस। इस तरीके की जो फीलिंग आती है ये कहलाता है शियर स्ट्रेस। यानी ये डायग्राम इस ये क्या होगा, ये F पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ये C पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो ये जो डिफॉर्मेशन होगा, ये कहलाएगा आपका
एंगुलर डिफॉर्मेशन, और ये स्ट्रेन में कब देखो अभी स्ट्रेन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी आपको और स्ट्रेन में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी एप्लीकेशन क्या होगी शेयर की। अच्छा शेयर के केस में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक का कुछ इसमें अलग तरीके का कंसेप्ट है। वॉल्यूमेट्रिक में हम बोलते हैं वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। देखो ना आप अगर इसको शेयरिंग करोगे आगे की लेयर आगे खिसक जाएंगी, तो कहीं वॉल्यूम में तो कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम में तो चेंजेस हो नहीं रहा है ना, शेप में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसका फ्रंट देखूं तो अगर ये क्यूब है तो अब ये क्यूब नहीं रहेगा, ये पैरेललोपाइड टाइप का हो जाएगा, पैरेललोग्राम टाइप का हो जाएगा। पैरेललोग्राम को अगर आगे आप एक्सट्रूड कर दो तो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शेप में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में वॉल्यूम में चेंज होता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको याद आ रही होगी, आपने ये सारी बातें पढ़ रखी है। तो वही सारी बातें लिखी हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, then stress experienced by the object is called tangential और shear stress। ठीक है, this result in the change in shape। बस इससे पहले हमने क्या देखा, चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पर आप देखो हम बात कर रहे हैं चेंज इन शेप की बात कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया ABCD, इस डायग्राम को देखो आप ध्यान से। अगर मैं इस टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ P और टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ इस ऊपर वाले रेक्टेंगल पे, ऊपर वाला रेक्टेंगल क्या हो गया EFCD, ऊपर वाले रेक्टेंगल पे लगा रहा हूं तो रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए, और रेक्टेंगल का एरिया आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये विड्थ कितनी है B और यहाँ पर लेंथ कितनी है L, विड्थ B है और लेंथ L है, तो B इंटू L। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया है ना। फोर्स कितना लग रहा है P, और एरिया कितना हो गया उस सरफेस का जिसपे लग रहा है, दैट इज B इंटू L, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। और देखो शीयरिंग का एग्जाम्पल आप समझ लो, शीयरिंग का एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों के बीच में ड्रिल कर दिया, दोनों के बीच में क्या कर दिया, एक छेद कर दिया, और मैंने इसको क्या लगा दिया, रिविटिंग लगा दी। इसको क्या लगा दिया, ये कहलाता है रिविट। शायद आप मशीन ड्राइंग में पढ़ भी रहोगे, है ना, इस तरीके से रिविटिंग कर देते हैं हम दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए। अब बताओ मुझे, ये दोनों प्लेट को जोड़ा मैंने, दोनों प्लेट को जोड़ा और यहां से मैंने फोर्स लगाया P और यहां से मैंने फोर्स लगाया P। तो इस फोर्स P की वजह से रिविट क्या झेलेगा, रिविट के अंदर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। देखो रिविट में आप इमेजिन करो, इसमें टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें शियर फेलियर हो रहा है। ये रिविट का फेलियर, रिविट का फेलियर होने का मतलब क्या है, देखो इस तरीके से होगा रिविट का फेलियर। रिविट का फेलियर होने का मतलब ये है, ये आधा रिविट तो इधर रह जाएगा, है ना, और ये आधा रिविट इधर दूसरी प्लेट के साथ चला जाएगा, प्लेट तो टूट जाएगी ना। आधा रिविट जब आप जोर लगाओगे तो ये आधा रिविट इस तरीके से रह जाएगा। तो ये जो शियर फेलियर हुआ, शियर फेलियर हुआ, ये आधा रिविट इस प्लेट में चला गया, आधा रिविट इस फेलियर में चला गया, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था और वहां पर शियर जैसे डेवलप हो रही थी। फेलियर जो कहलाएगा ये शियर फेलियर कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका शियर का। इसी तरीके से आप नट एंड बोल्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट इज सब्जेक्टेड टू द शियर। ठीक है, नाउ स्ट्रेन, स्ट्रेन आपको पता होगा स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सबको रटा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है सिग्मा। अच्छा नॉर्मल स्ट्रेस को हम कैसे शो कर रहे हैं, ये चीज और देख लो आप, नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से शो कर रहे हैं, और शियर स्ट्रेस को टाउ, एक सिंबल होता है ये टाउ, ई टाउ, टाउ बोलेंगे, टाउ नहीं बोलेंगे इसे टाउ बोलेंगे, टाउ सिंबल होता है, ग्रीक में, ग्रीक वर्ड है ये टाउ। तो शियर स्ट्रेस को टाउ से शो करेंगे हम इसे। और स्ट्रेन को स्ट्रेन को सिंबल, ये इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, इसको बोल देते हैं एफ। ठीक है, तो एप्सिलॉन सिंबल से शो करते हैं स्ट्रेन को। हमें पता है स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हमें ये सब चीजें रटी होती है। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन एक्चुअल में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रही है, अगर मैं टेंसाइल और कंप्रेसिव की बात करूं तो मेरा आंसर सही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन कहलाता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं
तो उसकी लेंथ में चेंज हो सकता है, उसकी हाइट में चेंज हो सकता है, उसकी थिकनेस में चेंज हो सकता है। अगर वो सिलेंड्रिकल है तो लेंथ के साथ साथ डायमीटर में भी चेंज हो सकता है। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। तो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेंथ, विड्थ, हाइट, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन original configuration, change in configuration upon original configuration is called strain। ठीक है, तो स्ट्रेन में यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हो आप, तो मैं सीधा सीधा डायग्राम ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बताया ना, मैं सिलेंडर का एग्जांपल लूंगा। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल, और जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कितना चेंज हो जा रही है, लेंथ चेंज हो जा रही है, एल प्लस डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, सिलेंडर की ओरिजिनल लेंथ है एल, फोर्स लगाने के बाद लेंथ कितनी हो जा रही है, एल प्लस डेल्टा एल। ओरिजिनल डायमीटर कितना है, डी, फोर्स लगाने के बाद, क्योंकि लेंथ अगर बढ़ रही है तो मटेरियल कंपनसेट तो कर रहा है, इसका डायमीटर कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, डी माइनस डेल्टा डी हो जा रहा है। ठीक है, तो बस यही कहलाता है आपका स्ट्रेन। क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर आप लेंथ की बात करोगे तो डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा, और अगर डायमीटर की बात करोगे तो डेल्टा डी अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेन हो गया। आगे बात करें, कौन सा स्ट्रेन हमने पढ़ा, कौन सा स्ट्रेन हमने पढ़ा। अच्छा, ये स्लाइड जो है वो आगे पीछे हो गई ना, नहीं ठीक है, स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन तो हमने लॉन्गिट्यूडनल तो पढ़ ही लिया, जो स्ट्रेन की डेफिनेशन में देखा वो आपका एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही था। लेटरल स्ट्रेन और समझ जाओ आप, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेटरल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कुछ नहीं समझाना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में ये देख लो आप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल, प्राइमरी और लीनियर। तो यहाँ पर अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, अगर लेंथ में अलोंग द लेंथ, यहाँ पर समझो लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, और लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल मतलब फोर्स की डायरेक्शन में जो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, और लेटरल का मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन चेंज हो रही है। स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, ये फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल, प्राइमरी और लीनियर स्ट्रेन। सब एक ही नाम है। लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन को हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। और अगर मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकली बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, और चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, दिस इज कॉल्ड लेटरल। लेटरल डायमेंशन मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर। वॉल्यूमेट्रिक में आप लोग देख लेना, इसे पढ़ लेना अपने आप। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वही सारी कहानी लिखी होगी, पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस समझा रखा है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एप्सिलॉन वी, वी फॉर वॉल्यूमेट्रिक, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन की बात हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मैंने बताया ना, अगर कोई वॉल्यूम में अगर चेंज आ रहा है इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप हो रही है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बस बाकी थ्योरी वही है जो हम पढ़ रहे थे। कोई भी अगर चारों दिशाओं से अगर एक जैसा फोर्स लग रहा है तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। ठीक है, नाउ शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन आप समझ गए होंगे, जो मैंने बुक का एग्जांपल दिया। देखो फॉर एग्जांपल इसको मैं रफली समझा देता हूँ, डायग्राम तो मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा। ऐसे समझो आप, सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये पॉइंट क्या होगा, सी, सी थोड़ा खिसक के आगे हो जाएगा, ये पॉइंट बी थोड़ा खिसक के आगे हो जाएगा, सी खिसक के सी डैश को हो जाएगा, और बी खिसक के बी डैश को हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ठीक है, अब किसको मिलाऊं मैं, इसको इसको मिला देता हूं, इसको इसको मिला देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बी खिसक के डी डैश पे आ गया, ए खिसक के ए डैश पे आ गया, ठीक है, तो इन दोनों को मिला देता हूं, और ओरिजिनल क्या था आपका ये। ठीक है, तो इसको इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको,
है ना। 3D डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि क्या होगा कि जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, एज्यूमिंग दैट दिस लोअर फेस इज फिक्स, ठीक है, तो लोअर फेस अगर फिक्स है तो आगे की लेयर आगे भाग जाएंगी, नीचे की लेयर बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेन। यहाँ पर एक एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा जिसको मैं फाई से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। देखो इसी डायग्राम को यहाँ पर 2D डायग्राम में बनाया गया है, क्योंकि ये डायग्राम तो भाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। इसी डायग्राम को 2D डायग्राम में बनाया है, तो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, CC डैश, और बेस कितना हो जाए, BC, ठीक है। तो tan phi, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा है, यहाँ पर आधा डिग्री है, 1 डिग्री है, तो जब एंगल छोटा होता है इस तरीके का एजम्पशन हम ले लेते हैं, tan phi इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC, CC डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कहलाता है हमारा शेयर स्ट्रेन। तो ये बात बाकी थ्योरी पढ़ लेना, जो बातें थी वो मैंने बता दी। हुक्स लॉ हमें पता होता है, हुक्स लॉ अंडर द प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना, विद इन द लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, हम क्या कहते हैं कि दैट स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा हो गया है ये, वही लिखा हुआ है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक सिंबल आता है, एक कांस्टेंट आता है, दैट इज नोन एज यंग मॉडुलस। तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, दिस E इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। तो यहां से इस फार्मूले से क्या निकल रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E, है ना। और सिग्मा मुझे मालूम होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रेन होती है, दिस स्ट्रेन इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये लेटरल वेटरल नहीं होती है, ये स्ट्रेन होती है लॉन्गिट्यूडनल। ये स्ट्रेन होती है लॉन्गिट्यूडनल, और ये वाली स्ट्रेस होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये कोई वॉल्यूमेट्रिक नहीं होती है, ये कोई शेयर नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इसके न्यूमेरिकल आपने कर रखे होंगे, बीटेक फर्स्ट ईयर में कर रखे होंगे। तो यहाँ पर बस मैं इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करना ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में मेंशन है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने कर रखा होगा, ठीक है। तो सिग्मा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। तो इन दोनों को जब इस पे यहाँ पर लगा देंगे तो एक फार्मूला डेल्टा एल इज टू पी एल अपॉन ए, ये भी किसी किसी न्यूमेरिकल में लगा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे हम, स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, स्ट्रेन। यहाँ से समझो आप, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। अगर मैं इसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर दूं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से जा रही है, ये तो होता है ना, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से आ रही है, जिसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या हो गया, ई। वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, सिग्मा, वाई एक्सिस पे क्या लिया, स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, स्ट्रेन ले लिया। तो इस तरीके से ये डायग्राम आप याद रखो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स से एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पे ले लिया स्ट्रेन, ठीक है। पॉइजन रेशियो, ये सब बीटेक फर्स्ट ईयर की बातें हैं, बस याद कर लो। लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बोल देते हैं पॉइजन रेशियो। लेटरल स्ट्रेन अगर इस डायग्राम की बात करें, लेटरल मतलब डेल्टा डी, कॉन्ट्रैक्शन इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डी, और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो डेल्टा एल अपॉन, तो ये हो जाएगा पॉइजन रेशियो। सिलेंडर के रिस्पेक्ट में आप इसे याद रखें। इलास्टिक कांस्टेंट देखो 4 तरीके के होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। फिक्स रहती है मतलब भाई आपकी दिल्ली में भी वही है और चेन्नई में भी वही है, कोई भी मटेरियल है उसकी ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगी। अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूं तो उसका पॉइजन रेशियो भी फिक्स रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फिक्स रहेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बट मॉडुलस भी फिक्स रहेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, बस ये ठीक है, इसको पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइजन रेशियो मैंने बता दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये 3 और होते हैं। इनका यूज होता है कि स्ट्रेन को थ्योरेटिकली निकालना। कई बार क्या होता है
कि स्ट्रेन निकालने में दिक्कत होती है, प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन नहीं निकाल सकते, तो इन इलास्टिक कांस्टेंट को यूटिलाइज करके इनसे जो फॉर्मूले ड्राइव होते हैं वहां से स्ट्रेन निकाल ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन निकालना या फिर इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, इट्स द रेशियो ऑफ, इट्स द रेशियो ऑफ, है ना, इट्स द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, इट्स द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज सिग्मा, सिग्मा मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और सिग्मा हमने नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट किया था। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट्स अ रेशियो ऑफ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट करते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इट्स अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस एंड पाई मतलब शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस, इट्स अ रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस को शो करते हैं हम के से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा, सफिक्स में लगा दिया मैंने वी, वी फॉर वॉल्यूमेट्रिक, और अगर स्ट्रेन की बात करें तो एप्सिलॉन, सफिक्स में लगा दिया वी, इट्स अ रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं, कहीं पर नोट्स में मैंने लिख रखा है तो मैंने बता दिया आपको। तो तीनों ही जो कांस्टेंट होते हैं, तीनों ही कांस्टेंट होते हैं, ये रेशियो होते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। इसको भी वैसे ही कर देते हैं यार, अच्छा लगेगा, सिमेट्रिक से वैसे ही लगेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। तो तीनों ही जो कांस्टेंट होते हैं इन सबकी वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। अच्छा वो सब तो मैंने बताया ही नहीं आपको, आपको पता होगा ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा ये सारी बातें मेरे दिमाग में जल्दी जल्दी करा दो, क्योंकि कराना तो है ही, और ये सब आपको मतलब इसकी न्यूमेरिकल आपने वैसे कर रखे होंगे बीटेक फर्स्ट ईयर में, यहाँ तो थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करनी है हमें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ स्ट्रेस की यूनिट आपको पता होगी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट थी न्यूटन और इसकी यूनिट एरिया। और अगर मैं बात करूं स्ट्रेन की, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर मैं बात करूं पॉइजन रेशियो की, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर मैं बात करूं इन कांस्टेंट की, इन सभी कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन ऑब्लिक डिवाइड में क्या है, स्ट्रेन, और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है। तो जो जितने भी यंग मॉडुलस हैं, जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बर्स्ट मॉडुलस है, तीनों की यूनिट सेम ही रहती है, जो यूनिट स्ट्रेस की होती है। तीनों की यूनिट सेम ही रहती है, जो यूनिट स्ट्रेस की रहती है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप पहले आप लोग डेरिवेशन पढ़ते थे, अब डेरिवेशन हमें नहीं करने। E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2p, तो एक डेरिवेशन से ये आता था। और E और G में अगर बात करें, E इज इक्वल टू 2g, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस, तो ये दोनों डेरिवेशन आप पढ़ते थे, इसको बस रिलेशन आप याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में भी मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं है, बस आपको इसलिए बताना जरूरी है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होता है, दैट इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना थोड़ा जरूरी है। बाकी देखो ये आपने मटेरियल साइंस वगैरह में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस मैं इतना बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा देखो इसका रिकॉल करा देता हूँ मैं, अपने यूटीएम पे आपने काम भी कर रखा होगा, मटेरियल टेस्टिंग लैब में आपने यूनिफॉर्मल टेस्टिंग मशीन पे काम कर रखा होगा। इस तरीके से दिखने में होती है, यहाँ पर एक जबड़ा लगा होता है, नीचे वाले जबड़े पे ये स्पेसिमेन नजर आ रहा है आपको, ये स्पेसिमेन नजर आ रहा है। इस स्पेसिमेन में एक जबड़ा नीचे लगा होता है जिसको इस पे फेस कर देते हैं, और एक जबड़ा ऊपर लगा होता है ना, एक जबड़ा ये ऊपर लगा होता है। आप क्या करते हैं, इसे इस पे फोर्स लगाते हैं, इस पे जब फोर्स लगाते हैं तब इसमें स्ट्रेचिंग होगी, है ना। बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, अगर एक लोहे की रॉड को मुझे दे दिया जाए, मैं कितना भी फोर्स लगाता हूँ यार, मैं तो तोड़ नहीं पाऊंगा इसे। तो ये हाइड्रोलिक मशीन होती है, बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से धीरे 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 इसमें डिफॉर्मेशन होता है ना भाई। डिफॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर आप देखो जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। जब एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, बस इतना ही करना होता है। मशीनें डिजिटल टाइप की होती है,
जैसे ही आप मशीन पे लगाते हो यहाँ पे ये अच्छा ये थोड़ा मैकेनिकल टाइप की है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होता है। अब डिजिटल टाइप की भी आती है आपकी यूटीएम मशीन, उसमें स्क्रीन पे आपका अपने आप से स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट होता रहता है, ये बताता रहता है कि भाई क्रॉस सेक्शन कितना कम होता जा रहा है, उसी हिसाब से वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैलकुलेशन करता रहता है, राइट। तो यहाँ पर मशीन के बीच में एक स्पेसिमेन को लगाया, मशीन ऑन कर दी, धीरे धीरे मशीन ऑन हो रही है, आई एम सॉरी धीरे धीरे फोर्स इसमें इंक्रीज होता चला जा रहा है और ये एक टाइम बाद टूट जाता है, एक टाइम बाद इसमें दो टुकड़े हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग प्लॉट कर देते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। वाई एक्सिस पे स्ट्रेस हो गया, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन हो गया। अगर मैं बात करूं ओ से लेकर ए तक, पॉइंट नंबर ए क्या हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। अच्छा हुक्स लॉ वैलिड है, y इज इक्वल टू mx मैंने बताया था, y इज इक्वल टू mx, ओरिजिन से जो लाइन जा रही है, तो o से लेकर a तक ये स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट नंबर बी हो गया इलास्टिक लिमिट। पॉइंट नंबर बी पे अगर मैंने मशीन को बंद कर दिया, ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर सी अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट शो करता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब इस पॉइंट पे अगर आप मशीन को ऑफ कर दो या फोर्स को लगाना बंद कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब। इसके अंदर अगर 0.1 mm का 0.2 mm का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए होगा, वो रिपेयर नहीं हो सकता। हार्ट में अगर छेद हो गया तो बस रहेगा, ठीक है। वो मतलब अगर आपको ऐसी बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, शुगर हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम फिर चलती रहती हैं। तो ये सी मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से स्ट्रेस ड्रॉप हो गई। पॉइंट नंबर डी पे इसने फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन किया, इस कंडीशन को बोल देते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। तो ये सब हमें डिटेल में इतना पढ़ना नहीं है। होता क्या है कि पॉइंट नंबर डी पे कुछ ऐसा होता है कि इसकी फिर से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस सब्जेक्ट से ही, इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से ही पता चलता है। हम किसी भी मटेरियल को बना रहे हैं और उसको यूटीएम पे टेस्ट कर रहे हैं, तो उस मटेरियल में ताकत कितनी है, वो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ये ताकत आपकी स्ट्रेस से तो डिनोट हो रही है। जितनी ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करेगा, मैं कहूंगा कि भैया ये कॉपर का जो पर्टिकुलर एलॉय है ये लोहे से मजबूत है। मैं कैसे पता करूंगा, क्योंकि मुझे वाई एक्सिस पे जितनी ज्यादा वैल्यू मुझे स्ट्रेस की पता चल रही है, जितनी ज्यादा मुझे स्ट्रेस की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है ग्राफ से, है ना, यहां से मुझे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल ताकतवर है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टी को बोल देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा ई पॉइंट मैंने दिखाया आपको। इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर कप एंड कोन फ्रैक्चर आपको दिखाई देने लगेगा अपनी आंखों से। इससे पहले देखो यील्डिंग हो रही है, यील्डिंग में क्या हो रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा आपको। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे अपनी आंखों से वो दिखाई देने लगेगा और एक टाइम बाद फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब यहाँ पर बताने वाली बात, चलो यही बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ समझ लो। लेट अस से इस मैक्सिमम के अराउंड इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा यूटी। क्या कोई इंजीनियर ऐसा चाहेगा, अगर सिग्मा यूटी की वैल्यू लेट अस से 400 मेगापास्कल है, तो कोई इंजीनियर चाहेगा कि आप मटेरियल या फिर आप स्ट्रक्चर या मशीन मेंबर का डिजाइन इस तरीके से करो कि उसमें 400 मेगापास्कल डेवलप हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो उससे कम पे चाहेगा कि इतनी स्ट्रेसेस अगर डेवलप होंगी तो भाई साहब बिल्डिंग टूट जाएगी, वो स्ट्रक्चर टू मशीन टूट जाएगी, बिल्डिंग टूट जाएगी, या वो आपका ब्रिज आपका टूट जाएगा। तो वो क्या करता है, वो कुछ स्ट्रेस कम पे करता है ना। स्ट्रेस उसको बोल देते हैं सिग्मा वर्किंग। तो यहाँ पर आप, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिग्मा यूटी अल्टीमेट स्ट्रेस, वो लिखा भी है आपका, सिग्मा यूटी इज अल्टीमेट स्ट्रेस, एंड सिग्मा डब्ल्यू जो कि इंजीनियर जिस वर्किंग स्ट्रेस पे काम करता है, वर्किंग स्ट्रेस पे जो काम करता है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है पेट्रोसेफ्टी है ना। पेट्रोसेफ्टी इट्स अ रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, it's the ratio of ultimate stress upon working stress. Let us say for example अगर ultimate stress 400 मेगापास्कल है
और ये 200 मेगा पास्कल है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 2। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इंजीनियर क्या कर रहा है? दुगनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा मैं काम करूं कि अच्छा, ये भी नहीं चाहेगा कि यील्डिंग हो। देखो यील्डिंग में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 300 मेगा पास्कल की अगर यील्डिंग हो रही है, तो इंजीनियर कभी नहीं चाहेगा कि भैया मैं ऐसा डिजाइन करूं कि उसमें 300 मेगा पास्कल की यील्डिंग पैदा हो। हमेशा वो वर्किंग स्ट्रेस यील्डिंग से भी कम पे रखेगा। ठीक है, तो बाकी सब ये सब थ्योरीज ऑफ फेलियर में देखेंगे ये सारी बातें। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पिछला जो डायग्राम देखा वो माइल्ड स्टील के लिए था, और ये वाला डायग्राम होता है ब्रिटिल मटेरियल के लिए, मतलब कास्ट आयरन के लिए। तो कास्ट आयरन के लिए कोई भी इंडिकेशन देता नहीं है, ABCDEF कोई पॉइंट नहीं होता। ये जैसे ही आपका यील्डिंग के तरफ पहुंच, कोई यील्डिंग पॉइंट होता ही नहीं है, जैसे ही आपका इलास्टिक पॉइंट के आसपास पहुंचता है वैसे ही बिना इंडिकेशन दिए टूट जाता है। और ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से 45 डिग्री पे इसका जो फ्रैक्चर होता है वो इस तरीके से 45 डिग्री पे ऐसे होता है इसका फ्रैक्चर। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बता दिया, अल्टीमेट अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से प्यूपिल की जिंदगी बच जाती है, उसका रिस्क ऑफ फेलियर मशीन का बच जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमेशा 1 से ज्यादा रखनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होती है, जो भी होता है आपका डिजाइन का खर्चा तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ सेफ्टी भी बढ़ती है। अब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, कंपाउंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। तो जितनी भी स्ट्रेसेस आपने पढ़ी, आपने 2 तरीके की स्ट्रेस पढ़ी, नॉर्मल पढ़ी और शियर पढ़ी। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भैया इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है, ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया। और मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अगर ये फोर्स लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, तो ये शियर फोर्स हो गया। इसमें इस कंपोनेंट में शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी शियर फोर्स लगाने पे। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस भी डेवलप होती है और शियर स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। उस केसेस को बोल देते हैं हम कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, मैक्सिमम जगह बल्कि ऐसा ही होता है। आप मान के चलो, कभी भी अकेला नॉर्मल लग नहीं रहा होता है, कभी भी अकेला शियर नहीं लग रहा होता है। वो ठीक है, हम आसान न्यूमेरिकल में कुछ एग्जाम्पशन के साथ ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो कंपाउंड स्ट्रेस ऐसी जगह जहां पर आप कोई भी मशीन उठा के देख लो, XYZ कोई सा भी मशीन मेंबर देख लो, कहीं पर शेफ्ट लग रहा हो, कहीं पर गियर लग रहा होगा, कहीं पर बेल्ट पुली अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रसेस वगैरह स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं, बिल्डिंग में बीम बनाई जाती है, बीम के अंदर भी हम पढ़ेंगे, अगली यूनिट में बीम के बारे में पढ़ेंगे। तो बीम में भी हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं, है ना। जिंदगी में मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, कोई भी मैकेनिकल मशीन है, कोई भी मैकेनिकल मेंबर है ना, कोई भी रोटेटिंग शेफ्ट है, अगर कोई शेफ्ट अगर रोटेट कर रही है ना, उसमें हमेशा, इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए, हमेशा नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस ही डेवलप हो रही है। अब देखो ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी टॉर्शन पढ़ा नहीं है, आपने बेंडिंग नहीं पढ़ी, अभी टॉर्शन नहीं पढ़ा है। तो बेंडिंग हो या टॉर्शन हो कभी भी अकेले नहीं होती है, ये हमेशा इसमें कंपाउंड स्ट्रेसेस लग रही होती है। ठीक है, कंपाउंड स्ट्रेसेस का मतलब क्या हो गया? इट रिफर टू द सिचुएशन देयर मल्टीपल स्ट्रेसेस ना, नॉर्मल और स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली लग रही हैं। जबकि सिंपल स्ट्रेस, जो कि इतनी देर में हम एग्जांपल देख रहे थे, सिंपल स्ट्रेस के एग्जांपल देख रहे थे, डेफिनेशन में हम केवल एक ही तरीके की स्ट्रेस लगा रहे थे कंपोनेंट में और उसकी डेफिनेशन देख रहे थे। यहाँ पर हम कंपाउंड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। सिंपल स्ट्रेस में केवल एक तरीके की स्ट्रेस प्रेजेंट होती है ना। ये तब होता है दिस हैपन व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ ऑब्लिक प्लेन रिजल्टिंग इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, ऑब्लिक प्लेन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा ये मैं वैसे अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। सपोज कोई कंपोनेंट है जिसपे आप फोर्स लगा रहे हो F, तो बाहर से तो मुझे देखने पे लग रहा है कि इस पे लग रहा है फोर्स नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेसेस इसमें डेवलप हो रही है। लेकिन अगर मैं किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर चेक करूंगा, अभी डेरिवेशन भी करेंगे हम इसके रिलेटेड ना, अगर मैं किसी क्रॉस सेक्शन पे चेक करूंगा तो मैं ये देखूंगा, ये ऐसा पाया गया कि इसके अंदर नॉर्मल के साथ शियर स्ट्रेसेस भी डेवलप
हो रही होंगी, नॉर्मल के साथ शेयर स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रही है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड स्ट्रेस बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि जब कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मशीन मेंबर कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ लोडिंग से अगर सब्जेक्टेड होता है, तो मुझे कंपाउंड स्ट्रेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। इंजीनियर को कंपाउंड स्ट्रेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो अंडर द टेंशन एंड सब्जेक्टेड टू द, तो ये मैंने बता दिया कि अगर कोई मेंबर में टॉर्शन लग रहा है, उसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है, टेंशन और शियर स्ट्रेसेस उसमें, जैसे मैंने बताया ना कि अगर ये कोई मेंबर अगर रोटेट कर रहा है, जैसे कोई मोटर की शाफ्ट रोटेट कर रही है, मशीन की शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है, तो ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर बेंडिंग भी हो रही है ना, उसके अंदर बेंडिंग भी हो रही है और उसमें टॉर्शनल स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रही है। तो ये चीज थोड़ी सी अभी कम समझ में आएगी, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे तो ये सारे एग्जाम्पल धीरे धीरे और ज्यादा समझ में आने लगेंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन की। जो मैंने बात किया, मैंने कहा कि ये कोई क्यूबाइड है, ये आपको क्यूबाइड नजर आ रहा है, इस क्यूबाइड पे कितना फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है पी। और यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो कि क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर एक इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन लिया है ना। इस इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन पे जब आप एग्जामिन करोगे, जब आप चेक करने जाओगे कि भैया इसके अंदर कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, और इसके भी डेरिवेशन भी करेंगे, है ना, तब आप देखोगे कि बाहर से तो मुझे लग रहा है केवल नॉर्मल स्ट्रेस वाला केस था, लेकिन एक्चुअल में अंदर ही अंदर शेयर स्ट्रेसेस भी इसमें डेवलप हो रही थी। इसीलिए स्ट्रेसेस इंक्लाइन सेक्शन में निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंक्लाइन सेक्शन में कंपाउंड स्ट्रेसेस का फिनोमिना हमेशा होता है। तो व्हेन अ प्लेन इन द बॉडी एट एन एंगल टू द अप्लाइड लोड इट एक्सपीरियंसेस बोथ नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस। तो इस बात को अभी डेरिवेशन में भी प्रूव करेंगे। स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइन सेक्शन to the force acting on a plane that is not perpendicular to the applied load। ठीक है, inclined on the inclined section refer to the forces acting on a plane that is not perpendicular to the applied force। तो applied force के देखो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस है ना, ये अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। अभी ये सब बातें अभी थोड़ा डेरिवेशन में और समझ में आएंगी। these stresses can be broken, तो स्ट्रेसेस जो है वो नॉर्मल और शेयर में ही तोड़ी जा सकेंगी, वही हम करेंगे डेरिवेशन में। अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ही क्रूशियल है और इससे बहुत सारे डिजाइन होते हैं। ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखा दिया और एक डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर है। आप देख पा रहे हो ये ऑब्लिक सेक्शन है, इंक्लाइन सेक्शन है, जो कि एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये बना रहा है थीटा एंगल। अब यहाँ जो अगर इस चैप्टर की बात करें हम ओवरऑल, अगर इस चैप्टर की बात करें, अगर मैं ओवरऑल इस चैप्टर की बात करें, स्ट्रेसेस इन एन इंक्लाइन सेक्शन, इस चैप्टर में फिलहाल हमें 4 डेरिवेशन करने हैं, 4 डेरिवेशन करने हैं, एक एक करके समझो। केस नंबर 1, डेरिवेशन नंबर 1, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल मतलब केवल एक ही, है ना, केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रही हैं, केवल एक ही डायरेक्शन, यहाँ पर सिग्मा एक्स, केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। और मुझे क्या निकालना है, इस इंक्लाइन सेक्शन पे, मुझे इस इंक्लाइन सेक्शन पे निकालना है नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस। नॉर्मल को मैं कैसे शो करता हूँ, सिग्मा से, और मैंने एन सफिक्स में लगा दिया, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल, और टाउ मतलब शियर स्ट्रेसेस। ठीक उसी तरीके से देखो, अगर प्योर शेयर वाली कंडीशन है, प्योर शेयर वाली कंडीशन है, इसको मैं चलो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये प्योर शेयर वाली कंडीशन है ना, यहाँ पर ये चारों तरफ से शेयर स्ट्रेसेस लग रही है, शेयर स्ट्रेसेस लग रही है, और मुझे इस इंक्लाइन सेक्शन पे भाई साहब निकालना है कि नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस क्या डेवलप हो रही है। तीसरा केस है कि एलिमेंट सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस। तो एक तो सिग्मा एक्स लग रही है इक्वल एंड अपोजिट, और एक लग रही है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई लग रही है, और हमें निकालना है इंक्लाइन सेक्शन जो कि थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, और इस पे मुझे निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है और नॉर्मल। और एक केस हो गया आपका जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा सा डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहले ये 3 डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद ये डेरिवेशन अपने आप ही आप कर लोगे, अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिग्मा एक्स भी लग रहा है, सिग्मा वाई भी लग रहा है, और साथ ही साथ ये शेयर स्ट्रेसेस भी लग रही हैं, साथ ही साथ शेयर स्ट्रेसेस भी लग रही हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं, एक एक करके सारे डेरिवेशन करेंगे। क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है, तो एक छोटा सा डेरिवेशन करा देता हूं मैं। इस डेरिवेशन को करने से पहले ये समझो आप,
2D और 3D स्ट्रेसेस में क्या अंतर होता है, पहले इसे समझो, ये बहुत जरूरी है समझना। 3D स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, एक क्यूबाइड ले लिया हमने, एक क्यूब ले लो इसे आप, इसकी में एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स स्ट्रेस डेवलप हो रही है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, सिग्मा जेड जेड डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। इसी तरीके से कितने फेसेस हैं इसके, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो एक आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में 2 फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस पे कितनी शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, टाउ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस तरीके की ये 6 शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। जबकि मैं 2D स्ट्रेस की बात करूं तो 2D स्ट्रेस का मतलब है डेरिवेशन नंबर 4, है ना। 2D स्ट्रेस का मतलब है ये डेरिवेशन नंबर 4, तो डेरिवेशन नंबर 4 तक ही आपके सिलेबस में है ना। 3D स्ट्रेसेस आपके सिलेबस में नहीं है, 3D स्ट्रेसेस के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो वो फिलहाल आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा था, अब फिलहाल हटा दिया है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, तो इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम करेंगे वो 2D स्ट्रेस से सॉल्व हो जाएंगे। 2D स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, केस नंबर 4, केस नंबर 4 बोले तो एलिमेंट पे सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस हो रही है, वाई हो रही है, जेड में नहीं हो रही है, जेड को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो 2D स्ट्रेस हो गया, राइट। और हम इसके एलिमेंट पे क्या कर रहे हैं, ये इस वाली फेस पे टाउ एक्स वाई और इस वाली फेस पे टाउ एक्स वाई, तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तीनों सारी फेसेस पे मतलब 4, टोटल 4 आ रही है यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस। यहाँ पर ये जो स्ट्रेसेस कहलाती है, ये कहलाती है 2D स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस कहलाती हैं 3D स्ट्रेसेस। 2D स्ट्रेसेस को हम प्लेन स्ट्रेस सिस्टम भी बोल देते हैं, तो डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है कि प्लेन स्ट्रेस या 2D स्ट्रेस सिस्टम का डेरिवेशन करो। तो जितने भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा 90% इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में हमारा जो काम है इसी एजम्पशन से हो जाता है। जब किसी मशीन एलिमेंट पे या किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे, मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे अगर लोड लग रहा है, तो उस लोड को एजम्पशन के थ्रू मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 2D स्ट्रेसेस में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, 90% इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जहां मजबूरी बन रही है मुझे 3D स्ट्रेस में वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2D स्ट्रेस सिस्टम से ही सॉल्व हो जाते हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मशीन मेंबर, ये 2D स्ट्रेस से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला केस आज के वीडियो में बस केवल पहला केस करेंगे और बाकी केस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो क्योंकि पहला डेरिवेशन है, लेट अस से दिस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू सिग्मा एक्स ओनली, इसमें कोई भी shear stresses नहीं लग रहा है, ठीक है। दिस सब्जेक्टेड टू सिग्मा एक्स ओनली, लेट अस से वी वांट टू फाइंड आउट, इसको मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। इसको डी बोल देते हैं, इसको डी डैश बोल देते हैं। यहाँ पर एक डी डी डैश, एक इंक्लाइन प्लेन नजर आ रहा है, जिस प्लेन पे मैं निकालना चाह रहा हूँ, इस प्लेन पे मैं एग्जामिन करना चाह रहा हूँ सिग्मा एन, इस प्लेन पे मैं एग्जामिन करना चाह रहा हूँ सिग्मा एन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, मैं ये एग्जामिन करना चाह रहा हूँ। तो सिग्मा एन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको याद कर लो, है ना। आगे 2-3 लेक्चर में बहुत बार यूज करेंगे हम सिग्मा एन, और ये टाउ बार बार यूज करेंगे। सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, टाउ मतलब shear stress. So we want to calculate tau, we want to calculate sigma n and tau, ठीक है। अच्छा, ये तो स्ट्रेसेस हैं, लेकिन अगर मैं जब फोर्स को कंपोनेंट करता हूं तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। थोड़ा सा वीडियो पूरा सा एक बार फिर से अच्छे से देख लेना, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ तो हम सिग्मा एक्स ये सब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की जब बात करेंगे तो मुझे एरिया की चाहिए। एक्चुअल में एलिमेंट यहाँ तो हमने 2D एलिमेंट दिखा दिया है, एक्चुअल में तो ये एलिमेंट इस तरीके से है भाई साहब, ये एलिमेंट इस तरीके से है, दिस इज सिग्मा एक्स, है ना, इस पे क्या लग रहा है सिग्मा एक्स, और यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी है टी, लेट अस से इसकी थिकनेस कितनी है टी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एलिमेंट इस तरीके से है, 3D एलिमेंट है। तो मुझे इस वाले क्रॉस सेक्शन पे ये जो इंक्लाइन सेक्शन है, दिख रहा है ना, ये जो इंक्लाइन सेक्शन पे, इस पे मुझे जासूसी करनी है, ऐसे समझो आप, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे ये चेक करना है
कि भाई साहब ये जो एंगल है, ये जो 25 डिग्री पे ये जो एंगल है, इस एंगल पे क्या फिनोमेना हो रहा है, किस तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो स्ट्रेसेस तो भैया दो ही तरीके की होती हैं, हमने क्लासिफिकेशन में देखा, नॉर्मल और शेयर। तो हमने मान ली नॉर्मल मतलब नॉर्मल जा रही होगी और शेयर मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आ रही होगी, यही डेफिनेशन होती है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल और शेयर मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो दो तरीके की स्ट्रेसेस होती है, मैंने सिग्मा एन और टाउ मान लिया और मैं यही दोनों स्ट्रेसेस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है हमें, ये जो एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा होता है, एंगल थीटा इज ऑलवेज, देखो न्यूमेरिकल में आपको इस बात को ध्यान रखना है, ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है, एक बात और लिख देता हूं मैं इसमें, लेट अस से, यहां पर मैंने बताया लेट अस से E is the thickness, let thickness of the, let E is the thickness of the element, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट मतलब इस तरीके से अगर हमने ये मानेंगे तो ये थिकनेस हो गई, ठीक है, ये थिकनेस हो गई। तो थिकनेस हमने मान लिया थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मैंने सेपरेट कर लिया, इसको मैंने क्या करा, मुझे बस इस इंक्लाइन सेक्शन की जरूरत है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। इसको जब सेपरेट किया, ये एंगल तो थीटा है, सिग्मा एन निकालना है और टाउ निकालना है, ठीक है। अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये तो है सिग्मा एक्स, ठीक है। अगर इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा होगा। समझ गया ना कैसे, एंगल बिटवीन द लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर। तो आप चाहे कैसे भी निकालो, मैंने आपको बता दिया एंगल बिटवीन द लाइन, देखो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है और इस इंक्लाइन सेक्शन के परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के एंगल का भी थीटा होगा। एंगल बिटवीन द लाइन इज, ये शायद मैंने अच्छा पहले भी बता रखा है आपको, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में मैंने बता रखा है। तो आई होप ये एंगल आपसे निकल गया होगा। तो सिग्मा एक्स के दो कंपोनेंट कर लिया हमने, सिग्मा एक्स कॉस थीटा और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स साइन थीटा, ठीक है भाई। इसको नॉमेनक्लेचर हमने क्या दिया था, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट डी डैश हो गया। तो पॉइंट डी डी डैश इज द इंक्लाइन प्लेन। वी विल रिजॉल्व रिजॉल्विंग फोर्स। तो फर्स्ट रिजॉल्विंग फोर्स perpendicular to the resolving force perpendicular to the inclined section ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे फोर्सेस को परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सेक्शन। तो इंक्लाइंड सेक्शन तो ये हो गया है ना, इसके परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन के अलाउ मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करने हैं। देखो जरा इंक्लाइन पे कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, सिग्मा एन और इसका एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो फोर्स होगा ना। एरिया कितना हो जाएगा, डी डी डैश इंटू थिकनेस, डी डैश इंटू थिकनेस। इसको आप अंदर थोड़ा सा इमेजिन करो, आप इसको आप 3D एलिमेंट इमेजिन करो। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखो सिग्मा एक्स का कॉस कंपोनेंट आ रहा है और कौन सी फेस पे लग रहा है, ये एडी फेस पे लग रहा है। सिग्मा एक्स का कॉस कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मैंने इसको बराबर कर दिया, सिग्मा एक्स कॉस थीटा और ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, एडी इंटू टी, ठीक है। और इस टी से टी काट दो, ये टी से टी, ये मैंने हल्के से ये कैंसिल कर दिया, टी से टी कैंसिल कर दिया और आगे सॉल्व करेंगे इसे। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू एडी अपॉन डी डी डैश। बताओ जरा एडी अपॉन डी डी डैश क्या होगा, अगर मैं बात करूं कॉस थीटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया एडी अपॉन डी डी डैश,
ठीक है। AD अपॉन DD डैश क्या हो गया, cos थीटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा x cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारा। वही तो निकालना था हमें, सिग्मा n निकालना है और टाउ निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसमें अगर मैं एक स्पेशल केस देखूं, वेन थीटा देखो मैक्सिमम कब होगा, वेन थीटा कॉस मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, वेन थीटा इज इक्वल टू 0 सिग्मा n मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा x। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। सेकेंड केस क्या हो गया, रिजॉल्विंग द फोर्सेस along the resolving the force along the inclined section dd dash, resolving the force along the inclined section dd dash। तो ये हो जाएगा आपका। अब along का देखो, यहाँ पर इस टाउ के along, तो ये सिग्मा x का साइन थीटा आ रहा है ना, इसके along जो आ रहा है सिग्मा x का साइन थीटा। और सिग्मा x कहाँ लग रहा था, देखो ऐसे समझो ना, इस बात में देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। सिग्मा x तो आपका एडी पे ही लग रहा है ना, सिग्मा x तो एडी पे लग रहा है, और इसका मतलब सिग्मा x cos थीटा और sin थीटा तो वर्चुअल है ना। तो सिग्मा x अगर एडी पे लग रहा है तो ये दोनों भी हमें एडी पे एज्यूम करूंगा। लेकिन अगर मैं इसके कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर और अलोंग कर रहा हूं, तो अलोंग में तो ये सिग्मा x sin थीटा आ रहा है, तो सिग्मा ये टाउ तो इधर जा रहा है और सिग्मा x sin थीटा इधर जा रहा है। तो टाउ को पहले मैं क्या करूंगा, टाउ को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, टाउ को मल्टीप्लाई करना है एरिया से। एरिया हो जाएगा dd डैश इंटू थिकनेस, ये तो हो जाएगा एरिया। और इसके बराबर क्या करना है मुझे, सिग्मा एक्स साइन थीटा। इसको एरिया से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एडी इंटू थिकनेस टी। तो थिकनेस से टी से टी कट गया, थिकनेस टी से टी कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारा टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स साइन थीटा है ना, और ये हो जाएगा एडी अपॉन डी डैश। तो ये डी डैश नीचे चला गया, दिस इज सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और सिग्मा एक्स यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमें टाउ निकालना था, इस डेरिवेशन का मकसद क्या था, हमें टाउ निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेशल केस देख लेंगे। स्पेशल केस क्या हो जाएगा, वेन, यहाँ लिख देते हैं वेन मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन मैक्सिमम कब होता है, जब 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री कब होगा, जब थीटा 45 होगा। वेन थीटा इज इक्वल टू 45, टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन। ठीक है भाई, तो ये पहला डेरिवेशन है, बाकी के डेरिवेशन अगले वीडियोस में हम लोग कर रहे होंगे। अभी डेरिवेशन का जिस्ट समझ लो, डेरिवेशन का कंक्लूजन समझ लो। पहला केस हम कर रहे थे, और ये पहला केस वही है जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। देखो ये जो डायग्राम मैंने दिखाया था, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो क्यूब है, इस क्यूब पे एक फोर्स लग रहा है P, और मैं इस इंक्लाइन सेक्शन पे एग्जामिन करना चाह रहा हूं कि भैया कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो मैंने मान लिया कि नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। ठीक है, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, तो मैंने डेरिवेशन में माना कि सिग्मा एन और टाउ, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में डेवलप हो रही है या नहीं कर रही है, हो रही है। मैंने तो एग्जामिन करा, मैंने तो जासूसी करी, मैंने तो इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, 2 ही तरीके की स्ट्रेसेस होती है, तो दोनों को मैंने मान लिया, सिग्मा एन और टाउ। और जब डेरिवेशन निकाला तो वाकई में इनकी वैल्यू 0 नहीं आई, कुछ आई। इसका मतलब भाई बहुत डेंजरस सिचुएशन है। डेंजरस सिचुएशन क्या है, डेंजरस सिचुएशन ये है कि
इंजीनियर तो मान के चल रहा है कि भाई साहब इसमें केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस, बाहर से तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इसमें केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, लेकिन किसी ने दिमाग लगाया यार तू नॉर्मल तो चेक कर रहा है, इंक्लाइन सेक्शन पे तो चेक कर, पता चला शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी और तेरा जो कंपोनेंट है वो शियर में फेल हो जाए, है ना। तो भाई ऐसे नहीं कर सकते हम, किसी एंगल पे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा क्रिटिकल एंगल है, उसी हिसाब से हमें फर्दर डिजाइनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कंसेप्ट। इंक्लाइन सेक्शन का मतलब ये है, इंक्लाइन सेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी इंक्लाइन सेक्शन पे हमें नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस चेक करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम डिजाइन को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन निकाल पड़ते हैं। तो एक थोड़ा सा सब्जेक्ट का फील लाने के लिए यहाँ पर मैंने मेन जो आज का जो पर्पस था ये रिकॉल कराना था, थोड़ा सा मैंने जल्दी करा दिया है, इतना मैंने टाइम लिया नहीं है, क्योंकि नॉर्मल शेयर ये सब आपको अच्छे से पता होता है, आप लोग 11th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना 11th क्लास की फिजिक्स, चलो नहीं पढ़ रखा है तो बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है, मैंने थोड़ा सा जल्दी से कर लिया। स्ट्रेस एंड डायग्राम भी आप लोग पढ़ते हो तो ये सब मैंने थोड़ा जल्दी से कर लिया। आप नोट्स को अच्छे से एक एक लाइन पढ़ना, है ना। नॉर्मल और शेयर आपके सिलेबस में मेंशन है, और ये चारों डेरिवेशन हम अब एक एक करके अगले 2-3 लेक्चर में इसके डेरिवेशन के और न्यूमेरिकल भी हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक्स फॉर लिसनिंग।